चैप्टर 415 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पेज नंबर 346, पॉइंट नंबर 7। अरिथमेटिकल एरर हमने ये पढ़ी थी कि कैलकुलेशन के अंदर कोई एरर आ गई और अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम का क्या मतलब है। अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम का ये मतलब है कि ऐसी टैक्स पेमेंट that is not verifiable from collection system FBR का कलेक्शन सिस्टम FBR का जो बैंक के साथ है, उस कलेक्शन सिस्टम के अंदर ये पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रही। आप कह रहे हैं मैंने 6 लाख टैक्स जमा कराया लेकिन वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो ऐसा करना इनकरेक्ट क्लेम है। ऐसा करना क्या है? जो वाजे तौर पर रिटर्न देख के पता चल गया है, अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न। माशाल्लाह कल पार्ट भी आप लोगों ने घर में अटेंड किया। आई रियली अप्रिशिएट एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड जस्ट लाइक यू इट इज अ क्लेम, नहीं अब इसमें इज अ क्लेम इन द रिटर्न, पॉइंट नंबर 1, इन विच an item is inconsistent with an other entry of same item. An item is inconsistent with another entry of same item. इसकी मिसाल वर्किंग 1 के अंदर आपने ज़कात ऐड बैक की, क्योंकि आपको पता है बिजनेस का खर्चा नहीं होता। अगर बिजनेस के खर्चों में पड़ी हुई थी वर्किंग 1 में ज़कात आपने ऐड बैक की। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए ज़कात ऐड बैक की। क्यों ऐड बैक की? ज़कात चैरिटी वगैरह बिजनेस का खर्चा नहीं है। न्यूमेरिकल के फेस पे आके आपने उसको लेस किया, लेकिन ये एडजस्टमेंट हुई डिफरेंट अमाउंट से। तो आप बताएं ये गलती अपेरेंटली देखते ही पता चल जाएगी? जी बिल्कुल, देखते ही पता चल जाएगी। सो इट इज अ दावा in a return in which an item is inconsistent with an other entry of same item. बोले an item is inconsistent with another entry of same item. तो ये इसकी मिसाल है, आप लोग भी नोट कर लें। जी बिल्कुल, वर्किंग 1 में ज़कात एड बैक हुई और फेस पे लेस हुई, लेकिन किन अमाउंट्स के साथ? डिफरेंट अमाउंट्स के साथ। तो ये फिर आपका सही दावा है या गलत दावा है? गलत दावा है। और साथ वाले सुन लो, तुम भी बड़े दावे करते हो, दावे ना किया करो ज्यादा। चलें चलें चलें। और ये 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन जितने रह गए, मैंने तुम्हारी अगर डिडक्शन खामोश, अगर डिडक्शन स्टैट्यूटरी लिमिट एक्सीड कर जाए, अगर डिडक्शन स्टैट्यूटरी लिमिट क्या कर जाए, तो ये भी लॉ मेकर को पता चल जाता है, चाहे वो अमाउंट में हो। जैसे आपको पता था कि अमाउंट की एक मिसाल थी कि सैलरी 32,000 से ऊपर की पर मंथ पे नहीं कर सकते, चाहे वो परसेंटेज में हो। परसेंटेज भी किसी को याद है सेक्शन 21 की? कोई 20% ऑफ परचेज, चाहे वो रेशो में हो। रेशो या फ्रैक्शन से मुराद मिसाल के तौर पे फॉर्मूला है। तो एक दो जगह A इंटू बी ओवर सी वाला फॉर्मूला भी था, बल्कि अभी हम पढ़ के आए थे रिसेंटली, सेल्स टैक्स वाला जब पढ़ा था, जब सेक्शन 21 पढ़ने गए थे। अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल हो जाए, सेक्शन 21 का क्यू था शायद, तो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल हो जाए साल में 100 मिलियन से ज़्यादा, तो उसके खर्चे डेड कर देंगे। अभी पढ़ के आया था 3-4 दिन पहले। नहीं ऐसे मुंह उठाए हैं जैसे पता नहीं कहाँ से आए हैं, याद होनी चाहिए चीज़ें। डिडक्शन एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट, अब सेक्शन 21 का क्यू ही था मेरे ख्याल से, डिडक्शन एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट। तो कोई एक दो शहजादा भी जाके नहीं चेक कर रहा सेक्शन कौन सा था। रहने दे, बस छोड़े, नहीं अब नहीं बस बहुत होगी ना। अच्छा जी, अब जी अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम क्या है, जल्दी बताएं। नंबर 1, एक एंट्री दूसरी एंट्री से इनकंसिस्टेंट हो जाए और टैक्स पेमेंट सिस्टम कलेक्शन सिस्टम से वेरीफाई ना हो सके, और डिडक्शन लिमिट्स क्या कर जाए,
एक्सीड कर जाए। तो ये अपेरेंट गलतियां जो रिटर्न देखते ही पता चल जाएंगी। तो अगर आपने ये दो किस्म की गलतियां की हैं, इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न और अरिथमेटिकल एरर, तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए क्या कर दी जाएंगी, सही। लेकिन मेरी बात सुने, ऑटोमेटेड तरह गलतियां सही करने से पहले आपको क्या आएगा, नोटिस। सिस्टम क्या भेजेगा, आप नोटिस का क्या करेंगे, रिस्पांस। अगर आपने 30 दिन में रिस्पांस ना किया तो एडजस्टमेंट्स कर दी। अच्छा, सिस्टम कितने दिन में एडजस्टमेंट्स कर सकता है, वैसे जनरल रूल पूछ रहा हूं। सिस्टम को 6 महीने में क्या कर देनी चाहिए, एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं यहां इसी डब्बे के नीचे थोड़ा सा लिखूं, सेक्शन 120 का पॉइंट 2A है ऊपर वाला, उसके बारे में अगर लिखूं तो यू रिसीव्ड नोटिस किन एडजस्टमेंट्स के लिए, फॉर ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स के लिए, ऑन 13 नवंबर 2018। सो बाय 14-15 कैलकुलेटर पे लिखें, 30 - 13 17, और 17 में फिर 13 दिन डालें, कितने हो गए, एग्जैक्ट वही डेट आ गई। 17 में 13 दिन डालने पड़ेंगे ना, तो 17 में 13 दिन डालें तो 13 दिसंबर। ये वाले 13 नहीं मैं कह रहा, अगले 13 कह रहा हूं। ऐसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, दिन गिने ना उंगलियों के ऊपर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर यकम दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इत्तफाकन एग्जैक्ट 13 ही आ गया। बाय 13 दिसंबर 18 यू शुड रिस्पॉन्ड टू नोटिस। आपको क्या करना चाहिए, नोटिस से। अच्छा, अगर आप नहीं करते नोटिस से रिस्पॉन्ड तो इसका नुकसान क्या होगा, जो एडजस्टमेंट सिस्टम ने सजेस्ट किया उसमें आपका रिस्पॉन्स फिर नहीं सुना जाएगा, फिर वो कर दी जाएंगी। और इसी सिनेरियो में एक दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि सिस्टम के लिए ऑटोमेटेड, ये तो टाइम आपके लिए था ना 30 दिन का, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड इन 6 months। दैट इज 30 सितंबर 18 के बाद, इसने दिन नहीं गिनने, 30 सितंबर 18 के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बाय 31 मार्च 2019। तो ये एक खूबसूरत सा डब्बा बनाकर हम 120(2)(a) की दो बातें लिख लेते हैं। यही पढ़ा था ना कल सारा। सिस्टम आपको क्या भेजेगा, आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड कितने दिनों में करना है, 30 दिनों में। अगली बात, सिस्टम ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कब तक कर सकता है, 6 मंथ तक। 31 मार्च जी, पूछें क्या इसमें सवाल है। 6 महीने कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए, ये 30 सितंबर को रिटर्न जमा करवाइए ना, तो देख लें 6 महीने कहां से गिने माय डियर, सारे देखें। ऑफ फाइलिंग ऑफ, ये 6 महीने कुछ और हैं, कल जो पढ़ा था वो कुछ और था, वो मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। तो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कब तक हो सकती हैं, बोलें। अच्छा, सारे 1 मिनट इधर देखें, ये 6 महीने और 30 दिन को वो ना करें, मिक्स ना करें। ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कितने दिनों में हो सकती हैं, 6 महीने में। कितने दिनों में हो सकती हैं, 6 महीने में। 31 मार्च तक ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अगर सिस्टम करना चाह रहा है तो इस दिन कर दे बेशक। इस दिन करने के लिए आपको नोटिस भेजे, आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया 30 दिनों तक, तो ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट हो जाए, बट विद इन टाइम होगी। तो 30 दिन और 6 महीने को बिल्कुल मिक्स ना करें, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सिस्टम ने ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कब तक करनी है, और बोले ना, सिस्टम ने ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कब तक करनी है, 6 महीने तक। सिस्टम ने इस दिन करने का सोचा तो आपको नोटिस भेजा, एडजस्टमेंट्स तो नहीं की अभी, आपको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद आपने कितने दिनों में रिस्पॉन्ड करना है, अगर ना किया आपने रिस्पॉन्ड तो एडजस्टमेंट कर दी जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है 6 महीने के अंदर ही नहीं है, जब मर्जी करें।
बस 6 महीने मैक्सिमम लिमिट। अब दोबारा पूछ लेना, ऐसे कौन देख रहे हैं, पता नहीं क्या करा रहा हूं। सिस्टम ने कितने महीने में एडजस्टमेंट्स करनी है? 6 महीने में। अगर सिस्टम ने इस दिन आपको नोटिस भेजा तो आपको कितने दिनों में रिस्पॉन्ड करना है? 30 दिनों में। अगर आपने रिस्पॉन्स ना दिया तो जो एडजस्टमेंट सिस्टम ने सोची थी वो कर दी जाएंगी। और अगर 6 महीने में सिस्टम एडजस्टमेंट करना भूल गया तो जो अमाउंट्स आपने रिटर्न में बताई थी, हालांकि उसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई, फिर भी वो एडजस्टेड समझी जाएंगी। ऐसा ही है ना। अब पता नहीं आप लोग घर याद करें नहीं करें, इट्स अप टू यू एंड योर आईक्यूब। ये आपका आईक्यूब का मामला है, मैं इसमें कोई नहीं आप इंटरफेयर कर रहा। पता नहीं अजीब दीवानगी है कि अभी भी याद नहीं कर रहे। कितने लोगों ने सही तरह याद किया कल इस एक सफे को? बस देख लें, अभी भी आधे लोग हैं। और इनके भी मैं सुन लूं तो सुनाओ। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, खड़े हो जो। हाँ सुनाओ, खड़े हो जी। आप बैठे बैठे सुनाओ, आप लोग नोट करें। ये तो पता है 6 मंथ 30 डेट का उर्दू में आएगा पेपर। हाँ चलें ठीक है, कोई नहीं। 30 दिनों का 6 महीनों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। 30 दिनों को उन्हीं 6 महीनों में 30 दिन आएंगे, लेकिन इनका ताल्लुक ही नहीं आपस में, कोई चक्कर ही नहीं। अम्मी के मैं तुम्हें 6 घंटे में चपेड़ मार सकती हूँ। 6 घंटे गुजर गए तो उसके बाद मैं तुम्हें चपेड़ नहीं मार सकती, क्योंकि तुम्हें लेट आए हुए बहुत देर हो गई है। जब चपेड़ मारनी हुई उसके बाद तुम्हें मैं 15 मिनट दूंगी जवाब देने का। अब वो 6 घंटे के अंदर जब मर्जी चपेड़ मारनी है उसके बाद 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम दे दें। 15 मिनट में हमने जवाब ना दिया तो चपेड़ पड़ जाएगी। अभी 6 घंटे पूरे हुए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 घंटे और 30 दिन का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ ये बात अपनी जगह कि 6 महीने मात्र, 6 महीने के अंदर ही 30 दिन आएंगे। अच्छा जी माय डियर, सिस्टम रिटर्न जमा कराने के कितने अरसे में ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकता है? 6 महीने में। ये पहली बात है, खत्म होगी। अगर सिस्टम ने इस दिन सोचा कि मैं एडजस्टमेंट करूं तो इस दिन एडजस्टमेंट करेगा या नोटिस भेजेगा? नोटिस भेजने के बाद आपको रिस्पांस करने का कितना टाइम है? 30 दिन। अगर आपने रिस्पांस कर दिया तो ठीक है, और अगर आपने नहीं रिस्पांस किया 30 दिनों के अंदर तो एडजस्टमेंट्स कर दी, अल्लाह का शुक्र है 6 महीने के अंदर ही होगी, बस डन। अच्छा जी, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? कितनी खुली जगह चाहिए, जल्दी करें जो भी करना। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2018। इसकी रिटर्न हमने कब जमा कराई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक सिस्टम क्या कर सकता है? ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट। अगर इस दिन करने का सोचा तो पहले क्या भेजेगा? नोटिस। नोटिस के आपने 30 दिन में रिस्पॉन्ड कर दिया तो एडजस्टमेंट्स हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्स ना किया तो एडजस्टमेंट्स कर दी जाएंगी। और अगर 6 महीने में सिस्टम एडजस्टमेंट करना भूल गया तो एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, लेकिन आपकी रिटर्न की फिगर्स ही एडजस्टेड समझी जाएंगी। Adjustments shall be made after issuing a notice. Response of taxpayer will be considered. और अगर आपने रिस्पॉन्स ना किया 30 दिनों में तो एडजस्टमेंट्स कर दी, और अगर एडजस्टमेंट सिस्टम ही करना भूल गया तो इट विल शैल बी अज्यूम दैट, तो ये तो फिर सिस्टम ने 6 महीने में की नहीं एडजस्टमेंट, ये तो हम लकी हैं। तो फिर जो अमाउंट्स रिटर्न में है वो ही तो लकी टैक्स पेयर, क्योंकि लकी लिखने के बाद कुछ लोगों ने कमिश्नर को लकी समझना था। ये वाले भी मिसाइल चल रहे हैं। तो ये लकी टैक्स पेयर बच गया और सिस्टम भूल गया 6 महीने में एडजस्टमेंट करना, मजे करो। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है डेट वाज एंटायरली डिफरेंट। डेट वाज एंटायरली डिफरेंट वो ये था कि अगर आपने कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दी है तो वो रिटर्न बन गई है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अगर आपने कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दी है वो रिटर्न क्या बन गई है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब अगर उसके अंदर कोई इनकम्प्लीट चीज है, P&L ने लगाया हुआ, बैलेंस शीट नहीं लगाई हुई, उसमें कोई टैक्स एक्सेप्शन की कैलकुलेशन नहीं लगाई हुई, तो फिर कमिश्नर ये कर सकता है
कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 180 डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें बताएगा योर रिटर्न वाज इनकम्प्लीट। तो बोलें इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट द कॉमी शैल इश्यू अ नोटिस informing deficiencies and order him to fulfill the deficiency. The notice can be issued within 180 days from the end of the financial year in which return is furnished. What is the end of the financial year in which return is furnished? देखिएगा खूबसूरत लाइन, what is the end of financial year in which return is furnished? 30 जून 2000 इसके 180 दिनों के अंदर। अच्छा जी, कंपनीज ने रिटर्न कब जमा करवानी होती है? 31 दिसंबर। ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 342-41 पर कि कंपनीज का ईयर एंड अगर जनवरी से जून है यानी आखिरी 6 महीने में, तो इन्होंने कब जमा करानी है? 31, यानी आम हालात में इन्होंने कब जमा करवानी है? 31 दिसंबर। और अगर जुलाई से दिसंबर है तो 30 सितंबर। सुबह के टाइम जाया करवा रहे हैं आप लोग, एक भी चीज काम की नहीं करवाने दी। अब मुझे आप ये बताएं कि कंपनी का ईयर एंड है 30 जून 22 और इसने रिटर्न जमा कराई है 25 दिसंबर 22 को। बस 31 दिसंबर 22 से पहले पहले जमा करानी है ना, तो रिटर्न इनकम्प्लीट है। तो बता दें नोटिस बाय कमिश्नर कब तक आ सकता है? नो नीड ऑफ कैलकुलेटर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर्स। कल के दिन गिने में 27 दिसंबर। जी बोलें, ईयर कौन सा है हमारा? 30 जून 22। अगला कौन सा है? 30 जून 23। रिटर्न कब जमा करवाई? 25 दिसंबर 22। A notice can be issued within 180 days from the end of the financial year in which the return is। तो इससे आगे 180 डेज गिने, 27 दिसंबर 2023। नोट मादरत ऑनलाइन वाले भाई, वो मैंने कहा था टर्म टेस्ट का सोल्यूशन शेयर करूंगा, बट आई कैप के सोल्यूशन में काफ़ी मसले हैं। तो बहरहाल आप आई कैप का जब मर्जी जवाब दें, इंशाल्लाह आज हम आपसे सोल्यूशन शेयर कर लेंगे। फिर आई कैप ने कोई और जवाब दिया तो फिर बता देंगे सोल्यूशन में कोई और मसला है तो। ओके A notice can be issued within 180 days from the end of the financial year in which the return is furnished. ओके इजाज़त दें आप, तो मैं सेक्शन 121 शुरू करा लूँ। जी मेहरबानी मेहरबानी।
ओके, कमिश्नर ने पूछा भाई ये किससे लाए हो भाई? सर ये जो बंदा है ना, ये इसको हमने कहा था रिटर्न जमा कराए पिछले 5 साल की या 10 साल की, और इसको नोटिस भेजा था कि 30 दिन में जमा करवा दे। शायद आपको याद हो सेक्शन 114 में हमने पढ़ा था। इसको नोटिस भेजा था कि 30 दिन में रिटर्न जमा करवा दे पिछले 5 साल की, और इसने नोटिस देने के बावजूद भी 30 दिनों में रिटर्न जमा, यानी हमने नोटिस भेजा, देखें कोई बंदा है पिछले 5 साल 4 साल 2 साल से रिटर्न जमा नहीं करा रहा भाई, सुनने इधर एक बंदा है पिछले 4 साल, फिर दोबारा कल ये सारा ये वाला भी रिवाइज कराना पड़ेगा। एक बंदा 4 साल 5 साल से रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, तो उसको हमने नोटिस भेजा कि मोहतरम आप रिटर्न जमा करवा दें 30 दिनों के अंदर। उसने 30 दिनों में भी रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर कहेगा फड़ो एनू ते पा दो जेल च, भाईजान अपनी लत भी ले जाओ। लो, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था सेक्शन 114 के 4 में कि अगर ये कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये सेक्शन 114 के 4 में हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था रिटर्न जमा करा दिया और नामुकम्मल है, और महीना पहले हमने पढ़ा था अगर एक बंदा रिटर्न ही जमा ना कराए तो कमिश्नर कहेगा 30 दिनों में जमा करा दो। अब अगर ये 30 दिनों में भी जमा ना कराए तो क्या करना है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ था, उसके लिए इधर आ जाए। तो बोले क्या सिनेरियो है, एक बंदा रिटर्न जमा नहीं कराता, हमने उससे कहा बीता फिर बीता जमा कराओ 30 दिन ले लो जमा कराओ, उसने फिर भी नहीं कराई। आ जाओ भाईजान, ये मैंने आपको पढ़ाया है 114 का 4 और 114 के 3 में लिखा हुआ था कि डिसकंटिन्यूड, सॉरी 114 के 3 में लिखा हुआ था 12 महीने से कम के रिटर्न जमा कराओ। किसी की डेथ हो गई है, उसके बुरसा रिटर्न जमा नहीं करा रहे, कोई परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के चला गया रिटर्न जमा नहीं करा रहा, 114 के 3 में ये था। तो इस पहले बंदे ने क्या जुर्म किया है, पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114। तो 114 के 3 और 4 वाला नोटिस इसके घर आया था, इसके बावजूद भी इसने रिटर्न जमा नहीं कराई। अबे ये किसको लेके आए हो रे? सर ये जो है ना, ये शतुंगड़ा मिला है हमें सर, ये यार लत तुम लोग भूल जाते हो, लत भी लेके आया करो बंदे की। सर ये जो है ना, इसने ना अपना कारोबार बंद कर दिया था, इसने अपना कारोबार बंद कर दिया था, तो हमने इसको नोटिस भेजा कि कारोबार बंद कर दिया तो सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न जमा कराओ। सेपरेट टैक्स, छोड़ तो दो इसको, नहीं सर इसको नहीं छोड़ना, इसको हमने कहा कारोबार इसने बंद कर दिया था तो इसको सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न मांगी थी। क्लास इधर हो रही है, ये सेकंड क्लास रो, पता नहीं आप लोग क्या चल रहा है क्लास। तो इसको हमने कहा था सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न जमा कराओ, इसने कहने के बावजूद भी जमा नहीं कराओ। पादो एनो थे, if a person fails to furnish a return of income in response to notice under subsection 3 of section 117, 117 के 3 में हमने इसको कहा था कि बेटा if a taxpayer does not give notice of discontinued, commissioner has ground to believe that business discontinued, he may serve a notice to furnish the return। कमिश्नर कहेगा रिटर्न जमा करवाओ। अब आगे से इसने नहीं बोला तो ये सेक्शन खामोश था। अभी तक कमिश्नर ने सर्व किया प्लेट में रख के नोटिस, बेटा आओ रिटर्न जमा कराओ। आगे इफ नॉट फाइल्ड, अगर फिर भी फाइल नहीं करता तो आ जाओ फिर।
भाई ये कौन है सर? इसका बताता हूँ आपको, साइड पे हूँ जरा। तो ये जो है ना, ये ना यार तुम लोगों को समझ नहीं आती, लात समेत लाया करो सर। ये जो है ना, ये बड़ी शे है सर। ये नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, ये नॉन, मैं भी कहूँ टेढ़ा टेढ़ा क्यों है, ये नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है और ये बाहर के मुल्क से जहाज लेके आया था और जहाज में बंदे लाया था और बंदों को उतार के जा रहा था कि हमने इससे पकड़ा और इसको कहा भाई टैक्स जमा करवाओ। तो तुमने इनकम कमाई है, टैक्स जमा करवाओ। पाकिस्तान में आके तुमने इनकम कमाई है यार, एनू तो पाओ ना थे। नहीं सर जान दो ना ना ना। फर्निश रिटर्न एज अ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर। पाकिस्तान में इसका स्टे 183 डेज से कम है, लेकिन अभी ये नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है या एयरक्राफ्ट ओनर है। शिप का तो आपको पता ही है जहाज, और एयरक्राफ्ट का भी आपको पता ही है जहाज। अच्छा ये कौन है सर? ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूं, ये आप जरा बैठे। ये जो है ना, ये बंदा, अल्लाह आपका भला करे, इसने ना वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जमा नहीं कराई। रिटर्न जमा करवा दी थी लेकिन जायदाद की डिटेल जमा नहीं कराई। इसको जरा साइड पे लगाना है, इसको देखते हैं। अच्छा अगला कौन है सर? ये बड़ा शुगर लगा बताता हूं आपको। हाँ बताओ सर। ये इंजमामुल हक है, उसने रिटर्न जमा करा दी थी और 120 के एक के तहत हमने ज्यूम भी कर लिया कि उसको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। अगर कल की क्लास आपने ली है, हमने ज्यूम भी कर लिया उसको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। सर फिर कमिश्नर हमने ऑडिट इसका शुरू किया और इसने अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। एनू पढ़ लो। ही फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाने से इनकार कर रहे हैं। इसका ऑडिट शुरू हो गया है और अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाने से इनकार कर रहे हैं। एनओ भी पा दो। अच्छा ये कौन था, किसी को याद है यार? हाथ। अच्छा ये कौन था? मैंने रिवाइंड कर दी ना सारा। अच्छा ये कौन था? ये तो याद है ना, ये था शिपोन। अच्छा जो भी है चलो, सारे जब मिक्स हो जाए तो फिर सारे मुजरिम ही हैं, आप क्या करें। तो आज हम पहली दफा पढ़ने लगे हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 5 लोगों की जाती है। द कॉमी में मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट जजमेंट। तो ये जी आपको कहा था एक दफा मैंने कि बेस्ट जजमेंट पढ़ाऊंगा, कई दफा हमने पहले भी पढ़ी थी। तो 5 लोगों की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है। जो बंदा साल की रिटर्न जमा ना कराए, सुने सारे, और हम उसे नोटिस दें कि 30 दिन में जमा करा दो, फिर भी जमा ना कराए। जो बंदा 12 महीने से कम की रिटर्न जमा ना करवाए। जो बंदा बिजनेस बंद कर दे और हमने उसको कहा रिटर्न जमा कराओ फिर भी जमा ना कराए। जो नॉन रेजिडेंटशिप ओनर, एयरक्राफ्ट ओनर, रिटर्न जमा, जो रिटर्न तो जमा करा दे लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट जमा, जो रिटर्न जमा करवा दे बट फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमीशन और स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड और एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ फर्म ऑफ सीए। कई दफा सीए की फर्म की तरफ से ऑडिट करने आते हैं। अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। अकाउंट्स वगैरह उसको क्यों दिखाने से इनकार करे? क्योंकि उसको डर है मेरा ऑडिट शुरू हो गया तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। तो फिर क्या करें? सजा सुन लें जी। तो ये सॉर्ट ऑफ जुर्म है और ये सजा है। द कॉमी में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट जजमेंट। अवेलेबल इंफॉर्मेशन ले लेना कि एयरक्राफ्ट में कितनी सीटें हैं और कितनी सवारियां बैठ सकती हैं, हर सवारी से आने का कितना किराया होता है, उसके मुताबिक इसकी इनकम निकाल ले। तो मे एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट जजमेंट का ये मतलब है, यानी अपनी अकल लगाए कमिश्नर और मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट का मतलब बताएं। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। अब एज्यूम्ड असेसमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। वो जो कल वाली थी
एज्यूम, अब इसका कोई इफेक्ट यानी ये वॉइड हो जाएगी, एज्यूम असेसमेंट शैल बी वॉइड, ये वॉइड हो जाएगी। और ये वाला सिनेरियो मेरे ख्याल से इंजमाम के केस में बनेगा, क्योंकि इंजमाम ऐसा बंदा था जिसने रिटर्न भी जमा करवा दी हुई थी। तो जैसे मैं पॉइंट डी अगर आपके सामने खोलूं तो पॉइंट डी ये था, ये इधर ही रहे, टैक्स पेयर फाइल अ कंप्लीट रिटर्न, यस इट विल बी एज्यूम्ड दैट कॉमी हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम, ये कल पढ़ा था। अब ऑडिट स्टार्ट हुआ, लेकिन इंजमाम ने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर दिया, अब क्या होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये बेसिकली 121 का पॉइंट नंबर 121 के 1 का डी है। इंजमाम ने क्या जमा करवाई, मुकम्मल रिटर्न, क्या जमा करवाई, हां, ये ज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया, ये बात तो कल पढ़ी थी ना। इट विल बी कंसिडर्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट, इट विल बी कंसिडर्ड दैट असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय कमिश्नर, ये ज्यूम कर लिया गया कि आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। अब ऑडिट स्टार्ट होने पे आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर रहे हैं, ऐसे बंदे की क्या होगी, ये सबकी एग्जांपल्स हैं या सिर्फ पॉइंट डी की एग्जांपल है, सिर्फ पॉइंट डी की। और कल पढ़ा था अगर रिटर्न नामुकम्मल है तो आपको नोटिस आएगा 120 के 3 में, अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो रिटर्न इनवैलिड, ना रिस्पॉन्ड किया तो रिटर्न इनवैलिड, और अगर रिस्पॉन्ड कर दिया तो रिटर्न विल बी, ये तो कल पढ़ा था। पॉइंट 1 है हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सेक्टरल बेंचमार्क रेशोस, कई दफा पता नहीं चल रहा होता। अच्छा एक मिनट, पहले यहां पे है मेक एन असेसमेंट, मेक, जैसे कल यहां पे था मेड, मेड के बाद इशू करना भी जरूरी है। मेड का मतलब होता है बना के रख लिया, इशू करने का मतलब होता है उसको भेजें। लेकिन कल वाली एज्यूम्ड थी, हवाई तौर पे बनाई थी, अजम्पशन ली गई थी कि टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवाई और आपने, भाई मोबाइल इस्तेमाल ना करो, टैक्स पे भी तो आप लोग इजी ले रहे हैं चैप्टर को, फिर बच्चे चाचे रोते हैं आके, सर ये चैप्टर को पढ़ लेते तो हम भी पास हो जाते। अच्छा आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं आप लोग इस चैप्टर को। आपने रिटर्न जमा करवाई और रिटर्न बन गई एज्यूम्ड, बोले बोले रिटर्न क्या बन गई, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। तो ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने कल पढ़ा था। आज क्या पढ़े हैं, आज पढ़े हैं ऑडिट, कहां पढ़े हैं, अजीब सी बात है, इन सारे पॉइंट्स में ऑडिट का कहीं जिक्र ही नहीं है पहले 4 पॉइंट्स में। आज ये पढ़े हैं कि एक बंदे को कहा गया रिटर्न जमा करवाओ, लेकिन उसने जमा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस की जमा करवाओ लेकिन जमा, या इन लोगों ने जमा, या रिटर्न जमा करवा दी, वेल्थ स्टेटमेंट जमा, या ऑडिट शुरू हो गया और रिकॉर्ड दिखाने से, इन सब की क्या होगी, ये मेक करना जरूरी नहीं, मेक करने के बाद इशू भी हो जाएगी, अब आपके घर भी आ जाएगा जी ऑर्डर। तो ये मैं बताना चाह रहा था। पॉइंट 1A को छोड़ें, 1A तो अभी भी आया इस साल लॉ में, 1 के बाद 2 की तरफ आए, जो पुराना लॉ था 1 के बाद 2 की तरफ आए। आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट, कौन सी वाली, आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट, ऑन आफ्टर मेकिंग एन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वही जो इस सेक्शन में हो रही है। आफ्टर मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मेक करने के बाद क्या करना है, आफ्टर मेकिंग क्या करना है, आफ्टर मेकिंग शैल, मेक करने के बाद इशू कर दो बस, इशू का क्या मतलब उसके घर भेज दो बस। इस पे क्या क्या लिखा होगा भाई, असेसमेंट ऑर्डर आएगा आपके घर, इसका नाम असेसमेंट ऑर्डर है, बेस्ट जजमेंट असेसमेट ऑर्डर। क्या क्या लिखा होगा, टैक्सेबल, टैक्स बनता, टैक्स पेड इफ एनी, ऑलरेडी जो आपने टैक्स पे किया है, और टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। अगर आपको इस पे एतराज है तो फला जगह, फला दिन, फला मौके पे अपील करने आ जाना, हम आपकी अपील सुनेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आपको एतराज है कि हमने गलत किया तो आ जाना, फला जगह पे आप केस कर दो हमारे खिलाफ, कोई मसला नहीं। इतने बजे केस कर दो, इस दिन केस कर दो, इस तरीके में केस कर देना, हमें कोई मसला नहीं, आ जाओ, खैर तुम तीर आजमाओ, हम भाग जाएंगे, जिगर फारग है हमारा, हद होगी।
गुर्दा भाई कह रहे हैं फारग है, पता नहीं आपका होगा, हमारा तो नहीं जा रहा लग। अच्छा जी, तो 1 में क्या किए, 1 में क्या किए, मेक, और आखिरी वाले में इशू। अब पेपर में जो सवाल आता है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड, इन 5 सर्कमस्टांसेस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड। कितने लोगों की बेस्ट जजमेंट की जा सकती है, 5 लोगों की। अच्छा जी, पॉइंट 1A, फॉर मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कमिश्नर में डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। कई दफा कोई बंदा बिल्कुल ही रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा होता, अक्का खोल के क्लास लेनी, कई दफा कोई बंदा बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा होता, तो फिर देखा जाता है ये किस सेक्टर में है। मिसाल के तौर पे बाटा वाले हैं, हश पपीज वाले हैं, सर्विस वाले हैं, तो देखा जाता है किस सेक्टर में है, उस सेक्टर की एवरेज रेशियोज निकाल ली जाती हैं। उस सेक्टर की रेशियोज निकालने का क्या मतलब है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 16 में। सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज आर स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑन बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस। कंपैरेटिव केसेस का क्या मतलब होता है, अदर कंपनीज, अदर कंपनीज कौन सी, आप जैसी, आप जैसी अदर कंपनीज। इसमें कौन सी रेशियोज आती हैं, नंबर 1 फाइनेंशियल रेशियोज, प्रोडक्शन रेशियोज का टॉपिक पढ़ लिया फेयर 1 में, चलो पढ़ लेंगे। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। ये आपको निकालनी नहीं आएंगी, बस नाम ही याद करने हैं हमने। तो बोले फाइनेंशियल रेशियोज, प्रोडक्शन रेशियोज, जीपी रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज, रिकवरी रेशियो यानी डेटर कैसे पैसे दे रहे हैं, वेस्टेज रेशियो एंड सच अदर रेशियोज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सेक्टर्स एज मे बी। एज मे बी प्रिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, बस वो बता देगा कभी। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 16 में। आंखें खोल के क्लास लेनी है, ये तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस जमाने में, आंखें खोल के क्लास लेना। अच्छा माय डियर, चैप्टर 16 में भी यही पढ़ा था। चैप्टर 16 में आए, चैप्टर 16 में चैप्टर 16 का पॉइंट 10, चैप्टर 16 का पॉइंट 10। अच्छा, इंजमाम का भी हमने बेस्ट जजमेंट क्यों किया है, क्योंकि रिकॉर्ड दिखाने से इनकार, उसने पहले खुद क्या जमा कराई हुई थी, रिटर्न, लेकिन वो रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर था। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर को कैंसिल कर दिया हमने उसके, और उसकी जगह कौन सा ऑर्डर भेज दिया है, वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमीशन और अ फर्म ऑफ सीए अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। या तुसी सफाई लबदा रहना, मैं 389 पढ़ के भी आ जाना है। Where a person fails to produce before commissioner or firm of CA the accounts, documents, record, electronic machine, any evidence, the commissioner may proceed to make under section 100 and assumed assessment shall have। अब समझ आई आज बात, आज बात समझ आई, आज बात समझ आई हाइब्रिड वालों, आज बात समझ आई। अच्छा शुक्रिया, मैंने पूछ भी लेनी है। अच्छा अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है, खामोश रहे। बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है, बेस्ट जजमेंट 6 साल में हो सकती है। अगर मेरा ईयर एंड 30 जून 9 है तो मेरी बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकती है, 30 जून 15 तक। तो नॉन रेजिडेंटशिप ओनर आया 30 जून 22 के साल में, बताएं इसकी बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकती है, 28 तक। बेस्ट जजमेंट कैन बी मेड विद इन 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। जिस साल ये जो साल है उस साल से 6 साल के अंदर। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स का मतलब सुने, इधर देखें, ये नहीं कह रहा कि जब आपने रिटर्न जमा कराई उस साल के एंड से, बल्कि जो साल आपका बन रहा है वहां से 6 साल, जो साल आपका बन रहा है वहां से 6 साल, या जिस साल रिटर्न जमा करानी थी और नहीं कराई उसके एंड से 6 साल।
उसी के एंड से 6 साल। जरा देखिए लिखा क्या हुआ है, 6 ईयर्स कब से गिनना शुरू करने हैं? आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच इट। तो फिर आया किस साल में? 22 में। रिटर्न कब जमा करानी थी? 23 में, 30 सितंबर 22 तक ना। रिटर्न जमा करनी थी 23 से। 23 के एंड से गिनना या 22 के एंड से? टू द ईयर टू विच इट रिलेट्स, जिस साल की वो रिटर्न है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने अरसे में होनी है? 6 साल में। नोट करो। सेकंड लास्ट रो मेरे से पूछना, फाइनेंशियल ईयर इधर कोई नहीं गिनना, बस जो साल आपका बन रहा है टैक्स ईयर उसके एंड से। अच्छा अब भाई अब ऐसा करें, इसको मैं नहीं पढ़ा अभी, तो आप लोग इसको कोई क्रॉस टिक ना करें, इसको कल देखेंगे। बस पॉइंट 2 जरा मुझे आज पढ़ने दें, पॉइंट 2, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। बस पॉइंट 2 जरा पढ़ लें, फिर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। बस फिर काफ़ी आज के लिए। पता नहीं आप लोग याद करें या नहीं करें, हम तो एक पेज पे ही हैं। अच्छा माय डियर, जी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टर्म टेस्ट है, उसमें सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जितनी भी चल रही हैं मुझे पता है क्या रहती हैं क्या नहीं रहती, मैंने खुद करानी है। ये तो हो सकता है कि आप कह दें खुदा के लिए बस कर दें, हमें छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको छोड़ दूं। तो ये मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं आपको छोड़ दूंगा इतनी आसानी से। अब आप फंस गए हैं तो फंस चुके हैं, अब इसका कोई हल नहीं है। ओके, तो जो चीज़ें रहती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। अब मोहतरम कुछ लोग होते हैं, ऑडिट होता है, वो रिकॉर्ड दिखाते हैं, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे इधर आपका ऑडिट शुरू हुआ, ये जो चिनमिन प्रोग्राम है ना, ये जरा चुप किया करें। इधर आपको शो कॉज नोटिस आया, इसके बाद आपने क्या करना है? रिप्लाई करना है। इसके बाद क्या करना है? ये सारा हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था। ऑडिट का मतलब है हम आपको ऑडिट करना चाह रहे हैं, ऑडिट में ये टाइम लगे, ये टाइम लगे ऑडिट में। भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं, सेक्शन 122 में से मनपसंद सेक्शन है, पूरे सिलेबस की जान है ये। जैसे इस क्लास की जान आप हैं, इसी तरह ये पूरे सिलेबस की जान है। सर मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में, मेरे बारे में। अच्छा आपका क्या शुरू हुआ? ऑडिट। उसके तेरी खुशफहमी है, मेरे बारे में कह रहे हैं जी, दोनों के बारे में नहीं कह रहा मैं। अच्छा आपका क्या शुरू हुआ? सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट के बाद भाई इधर देखो, अब ये अब आप दोनों अपना ऑडिट कर रहे हो, अजीब लोग हैं। आपका क्या शुरू हुआ? ऑडिट। ऑडिट का मतलब था घुरी, घुरी के बाद थी बार्किंग, और बार्किंग के बाद था असेसमेंट ऑर्डर, बाइटिंग। तो आपका शुरू हुआ ऑडिट, इतना अर्सा चलता रहा ऑडिट। ऑडिट के बाद आपको कहा शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप मुनासिब रिप्लाई ना कर पाए तो फिर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाएगी। लो जी, आज तीसरा लफ्ज आ गया जिंदगी में। कल थी नॉर्मल असेसमेंट, फिर थी बेस्ट जजमेंट, उसके बाद थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। जैसे परदादा जी के अब्बू आ जाएं और हम उन्हें कहें पिज्जा, वो कहें ये किस बला का नाम है, तो रोटी लाओ भाई। तो सिमिलरली पुराने जमाने में नॉर्मल असेसमेंट होती थी, वक्त गुजरा बेस्ट जजमेंट हुई, आज कौन सी असेसमेंट है? अमेंड। ये डिफरेंट डिशेस हैं, इनके टेस्ट बड़े स्वीट हैं, इसको एंजॉय करें। कल हमने नॉर्मल असेसमेंट का टेस्ट चखा था, फिर हमने बेस्ट जजमेंट का टेस्ट चखा आज, और आज एंड पे हमने स्वीडिश के तौर पे अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, एक नया लफ्ज डाल दिया। असल में होता यह है कि 2013 का जो साल है ना, उसकी आप रिटर्न जमा करवाते हैं 30 सितंबर 13 को। भाई कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना भाई जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना, तो ये बन जाती है एज्यूम्ड असेसमेंट
ऑर्डर इज इशूड, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इज, हालांकि फिजिकली इशू नहीं होता लेकिन एज्यूम कर लिया जाता है कौमी ने आपको ऑर्डर इशू कर दिया है। अब आपको ऑडिट शुरू हुआ और आपने रिकॉर्ड दिखाए, ये वाला केस नहीं है इंजमाम वाला कि आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिए। अगर आपका ऑडिट शुरू होता और आप रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर देते तो फिर तो बात यहां तक जाती ना। आपको ऑडिट शुरू हुआ, आपने रिकॉर्ड दिखाने से अगर इनकार कर दिया फिर तो आपकी बेस्ट जजमेंट होनी है। अभी इस बंदे का ऑडिट शुरू हुआ है और अल्लाह का शुक्र है इसने रिकॉर्ड दिखा दिए हैं। इसके साथ फिर क्या करें, इसके रिप्लाई का वेट करें। अगर इसका रिप्लाई मुनासिब आ जाए तो ठीक है, अगर रिप्लाई मुनासिब ना आए तो यस, इट इज द लास्ट डेट बाय विच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। आप जरा याद करें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। असल में एज्यूम वाला तो हो गया है ना उसी दिन, 120 वाला, ये 120 वाला है ना एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। बोले एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year। ये वही उसी एंड से गिनना शुरू करना है जिस एंड से कल आपने 180 दिन गिने थे लेकिन आज 5 साल गिनने हैं। याद रखिएगा ये रिटर्न इनकम्प्लीट नहीं है, ये रिटर्न आपकी मुकम्मल है। हुकूमत एक मोटा मोटा सा रूल बता रही है कि इसके बाद 5 साल के लिए हम ऑडिट करने आ सकते हैं, किसी भी वक्त आजे परेशान ना होना। तो इसका मतलब यह है कि यहां खड़े होके 2002 को ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि 19 में खड़े हैं आप, लेकिन यहां खड़े होकर 2013 का ऑडिट हो सकता है और आपने रिकॉर्ड दिखा दिए हैं। अब फिक्रा याद करें, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued। कल लफ्ज पढ़ा था in which the return is furnished। ये इधर साथ साथ रहिएगा, जो लोग साथ साथ याद करें सारी बातें उनसे होंगी, कल गेम और आगे बढ़ जानी है। अगर आप लोग अभी से सुस्ती करेंगे तो फिर देखिएगा सुस्ता हो जाएगा ना पूरा आपको। बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued। An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which the commissioner has issued the, देखिए कितनी बातें सारी इंपॉर्टेंट थी। कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year in which the commissioner has issued or is assumed to have issued the, ये एक एक बात आपको याद होनी चाहिए। कैन, विद इन, फ्रॉम, इन, ऑन, मन, जॉन, बन। ओके, अगर आप अपने ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड दिखा दें तो कितने अरसे में अमेंडमेंट हो सकती है? 5 साल में। 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच the assumed assessment order is issued। ये किन लोगों की होनी है? ये इन लोगों की नहीं होनी, ये इन लोगों की नहीं होनी, ये उन लोगों की होनी है। एक मिनट क्या इस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई? नहीं। क्या इसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया था, रिटर्न जमा नहीं कराई? नहीं। क्या इस रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराना भूल गया है? नहीं। क्या कहीं नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है? नहीं। क्या इसका रिटर्न जमा करवा दिया और ऑडिट शुरू हो गया, रिकॉर्डेड ऑडिट में रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहा है? नहीं। तो वो 5 सिनेरियो इस पे नहीं लगते। तो इसका मतलब है इसका ऑडिट भी शुरू हो गया, रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, रिटर्न भी जमा करा दिया, साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा, लेकिन कैपिटल गेन इनकम इसने डाली नहीं हुई अपनी इनकम में। एक मिसाल दे रहा हूं,
तो पकड़ लें इसको, ऑडिट करें फिर इसका। इसने तो वो 5 जुर्म तो नहीं किए, इसके जुर्म तो कल मैं आपको बताऊंगा। इसके जुर्म जरा आपने कल तैयार होके आने। इसके जुर्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कि इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम इज मिसक्लासिफाइड। इस हेड की इनकम उस हेड में डाल दी है, इसने ये जुर्म किए होंगे। इसके जुर्म अलग हैं। इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इनकम में डालना ही भूल गया। इसके जुर्म तो अलग हैं, ये जुर्म इसके कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमने सिर्फ सजा पढ़ ली आज। क्या पढ़ लिए? सजा पढ़ ली। ठीक है जी, आ जाए चैप्टर नंबर एओपी पे, पेज 298। बस भाई रिवीजन शुरू हो गई है बस। पेज 298। सर रिवीजन भी करवाएंगे सर? नहीं भाई। सर आपको रिवीजन प्लान भी देंगे? नहीं भाई। क्या मतलब, क्या लकीर के फकीर बन जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ए, मुन्ने साथ वाले की किताब पे पेज 300-2। बस सिर्फ ये वक्त रह गया कि अब टीचर का बच्चे ये भी आके पूछा करेंगे सर रोटी खानी है वो किस टाइम खाया करें, वो कैसे खाया करें। इतनी स्पून फीडिंग शुरू हो गई हुई है कि हद हो गई है। तो हैरान होता हूँ, हमारे टीचर को जाते हुए सोचते थे 10 दफा। आप लोग जो है वो ये भी पूछते थे रिवीजन प्लान, ये टॉपिक कितने दिनों में करना है, ये टॉपिक कर लो मैं ये इस तरह क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, आप लोग सवाल पूछा करें, सवाल पूछने के लिए 1000 दफा आए, लेकिन ये चीजें पूछने ना आया करें। लेकिन पूछना तो रिवीजन प्लान तो होना चाहिए ना, एक पूरा प्लान होना चाहिए एक। तो हम अब खुद तो नहीं बना सकते ना, हम तो, हमारा तो लेवल है सर, आप बना लें। ए बी एंड सी, चलें देख जो भी आप कहेंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को जान छुड़ानी पड़ेगी, हम नहीं जान छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हत्ता कि आप कहेंगे 1 मार्च को भी हम आपको खींच के बुलाएंगे। ए बी एंड सी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। ABC is engaged, बस हम रहेंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं, आपका मसला है। ABC is engaged in the business of trading consumer electronics and has 2 independent branches in दिल पे लग गई अल्हम्दुलिल्लाह, इन तेहरान एंड दुबई। इनके 2 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं तेहरान और दुबई में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ABC's प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये ना, इसने तेहरान और दुबई का डाटा बिल्कुल एंड पे जाके दिया है। For the year he made a profit in Dubai and in Tehran। तो ये दुबई और तेहरान का डाटा इसने एंड पे दिया है। तो फिर ये किसका डाटा होगा? पाकिस्तान का ना। फिर ये पाकिस्तान के हेड ऑफिस का डाटा होगा ये। जी बिल्कुल, एओपी पाकिस्तान का, जी बिल्कुल। तो ये तेहरान और दुबई का डाटा इसने कहां जाके दिया है? एंड पे दिया। तो अभी नॉर्मल तरीके से सवाल को सॉल्व करें आप। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एडमिन और सेलिंग, अदर इनकम है, फर्दर इंफॉर्मेशन है, फॉरेन इनकम है। इसके बाद मिस्टर ए का डाटा है, वो तो चलो देख लेंगे। ए की लाइबिलिटी निकालनी है और एबीसी की लाइबिलिटी निकालनी है, उतनी देर में हमारी ना निकल आए लाइबिलिटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500 से स्टार्ट करें माय डियर। साथ लेके सर पे जरा हाथ रखें, थोड़ा सा एओपी उसे फील हो। ऐसे ऐसे रब करें, मालिश करें माय डियर जल्दी। अगर आपको पसंद आई है तो इस बंदे को रख ले फिर, क्योंकि आखिरी दिनों में बड़ी जरूरत है, जरा सर फ्रेश रहे। ऑयल की शीशी बैग में रखा करें और ये सुबह सुबह आते ही income from business profit. Sorry if I have intentionally disturbed you. 4500. Profit before tax is 4500. क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी की एडजस्टमेंट जो टर्म टेस्ट में भी आई थी, लेकिन उसमें फिर खुद निकालना पड़ना था एनआरवी लॉस, इसमें सामने निकल आया। वो तो कर ली होगी आप लोगों ने। क्लोजिंग स्टॉक इज 13 लाख, हाउएवर एनआरवी इज 11 लाख। आप बताएं कितना लाख का लॉस और रिकॉर्ड करें? 2 लाख का लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट एक्सेलेंट कम हो जाएंगे, तो रिकॉर्ड करें एनआरवी लॉस। कितना है डियर? एनआरवी लॉस, हाँ ब्रैकेट में लिख के आएंगे आप पेपर में, 1300 माइनस 1100। आज जो मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा उसमें भी एनआरवी लॉस कैलकुलेट हुआ होगा टर्म टेस्ट में। बस में सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हल्का फुल्का देख लीजिएगा जितना समझ आया। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल बड़ी तफसील से मैंने क्लास में कराना है टर्म टेस्ट वाला। अच्छा जी, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा आपको याद है पार्टनर को जो पेमेंट होती है ना, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होती, और उनको बाद में कहीं बाकी रसद टोटल टाइप वर्किंग में भी लेके जाते हैं। सोहेल खालिद काजी टोटल टाइप वर्किंग में भी लेके जाते हैं, जिसको डिविजिबल इनकम कहते हैं।
तो बहरहाल इसको हम रेड मार्कर से लिखते थे, कोई मसला नहीं, वैसे लिख लें। कमीशन बोले किसका? ए का 290। परफॉर्मेंस अवार्ड बोले बी का, परफॉर्मेंस अवार्ड बी का। ये बिजनेस के खर्चों में पड़ा हुआ है ना, देखें एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में। और जहां तक ताल्लुक है 4,55,000 का, तो ये एमसीबी बैंक को हमने दिए हैं क्योंकि हमने एक लोन सेटल किया है सी का, उसके अपने घर का, तो ये भी उसके लिए पेमेंट ही है ना एक तरह की। किसी को कमीशन दे दिया, किसी को बोनस दे दिया और किसी का जाती लोन वापस कर दिया। तो हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लोन दे दे, तो वो सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन ये तो बिजनेस अपने पार्टनर का जाती लोन दे रहा है, तो इट इज अ पेमेंट टू पार्टनर, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। कितना? हाउस जी, बिजनेस का खर्चा नहीं है, एनी केस बिजनेस के खर्चों में पड़ा हुआ है। ईद मिलन पार्टी, तो इसको बस लेस कर दें और ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। कहीं नहीं मना सेक्शन 21 में कि मिलन करना मना है ईद पर, ईद मिलन मना है, तो ईद मिलन कर सकते हैं आप। ऐसे कुट के जब भी डाले अगले को कि उसकी चीखें निकल जाए। कुछ लोग इतने जोर से सलाम मिलाते हैं और हाथ 2 दिन दुखता रहता है। मुहावरतन कह रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट तो दुखता रहता है जी। हाँ जी, मिलाओ मेरे से हाथ। चुप। क्या? और एक एसी लगवा दें? कहाँ? चलो ठीक है, इंशाल्लाह सर्दियों में एसी लगवा दें। भाई आप लोग इधर देखें, इसको कुछ हो गया। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 4 लाख। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 4 लाख। सुबह सुबह बुलवाते हैं ब्रंच के टाइम पे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 4 लाख। टैक्स डेप्रिसिएशन इज, क्या करते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो सकती माय डियर, पहले पुराने साल का लॉस माइनस होगा। अब वो जो बचपन के अंदर आदत थी जो 55 तक बरकरार रही, अब 55 के बाद उसको बदल लें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके अब टैक्स डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं किया करेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम टैक्स डेप्रिसिएशन को खुदे लाइन लगा दिया करेंगे। इसको हम सबसे जब एंड आ जाएगा न्यूमेरिकल का, तो पहले पुराने साल का बिजनेस लॉस माइनस करेंगे, फिर हमारे साल की ये जो डेप्रिसिएशन है ये माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब वो जो आदत पड़ी हुई थी कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, इस आदत को खुदा के लिए खत्म कर दें। और अल्लाह आपका भला करे, मैंने टर्म टेस्ट में ये जो न्यूमेरिकल आया था आपको नफीस एंटरप्राइज वाला, आप दो कि आप खुद नफीस इंसान है, एक टर्म टेस्ट में न्यूमेरिकल आया था नफीस वाला, इसको मैंने यहां पे रोक दिया था अदर इंफॉर्मेशन पे। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 23 मिलियन। आपको याद होगा टर्म टेस्ट में ये न्यूमेरिकल यहां तक था, उसके नीचे ये वाला पॉइंट मैंने नहीं डाला था। अब जो मैंने आपको क्लास में सवाल कराना है वो ये वाला पॉइंट डाल के करवाना है, जिसमें स्पेकुलेशन का पिछले साल का लॉस भी होगा, नॉन स्पेकुलेशन का भी लॉस होगा, पुराने साल की डेप्रिसिएशन भी होगी और लिस्टेड सिक्योरिटीज भी होंगी। तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा माय डियर के पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये सवाल आपकी किताब में है, पास्ट पेपर जो एंड पे डले हुए हैं, लेकिन आपको शायद याद हो जिन्होंने टर्म टेस्ट दिया है, यहीं तक था सवाल, इससे आगे सवाल नहीं था। तो लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें अब डाल के करवाने, क्योंकि तक उस वक्त तक आपको लॉसी के चैप्टर नहीं पढ़ाए हुए थे। ये सारी एडजस्टमेंट्स तो आपको पता है क्या थी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान सवाल था, तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आ गया था ये आई कैप की तरफ से। अच्छा माय डियर, आप निकालें वो वापस जिथे दी खोती उथे ऑन खलोती, सॉरी आई एम फ्रॉम पंजाब दैट्स व्हाई, सॉरी। तो थैंक यू। टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या करें? होल्ड पे डाल दें, अभी इसको अभी ना माइनस करें। बेटा मुझे ले बेटा ठहरो, ले जाते मैं पेड़ मारे इसको। अदर इनकम में क्या पड़ी हुई है? इंटरेस्ट इनकम। बातें कर लें, आप कर लें, 2-4 और कर लें।
अदर इनकम में क्या पड़ी हुई है? इंटरेस्ट इनकम। अर्नड है या रिसीव्ड है? अर्नड का मतलब होता है ये, अर्नड का मतलब होता है ये ग्रॉस है। अर्नड का मतलब क्या है? ये ग्रॉस है या नेट है? ग्रॉस है। बहरहाल जो इंक्लूड है पहले उसको तो निकालें। लेस इंटरेस्ट इनकम कितनी? 450। इसको कजें मक्खन में बाल की तरह। भाई वो FR2 वाली क्लास वाला एक बच्चा है, वो नहीं आ रहा भाई, आपका दोस्त नंबर है आपके पास उसका? वो जो एक लड़का क्लास के पास जरा मिलना मुझे, उसका नाम अगर याद है। प्रॉफिट एंड डेट ऑफ 450 अर्नड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्ड विद बैंक। बैंक ने इसके ऊपर टैक्स काटा है 45,000। टैक्स रेट एंड पे दिए हुए, मतलब है कि ये नहीं कि हुन तुसी लब्बो, उस अटेम्प्ट में एंड पे दिए हुए थे, हुन तुसी ये नहीं कि एंड नहीं आ रहा ना थे। तो बैंक ने उस पर टैक्स काटा है 45,000। इसको न्यूमेरिकल के फेस पे ले आएंगे, कर लेंगे उस वक्त क्या करना है। तो इसको भी जरा सा क्वेश्चन मार्क डाल दें ताकि एंड तक आपको याद रहे। बहरहाल इंटरेस्ट इनकम को निकाल दें। 450 निकाल के कहां डालने हैं वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। न्यूमेरिकल का फेस खोल लें साथ। AOP टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000 कौन सा? 19। इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग 1। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट इनकम। अब इसके साथ नॉर्मल टैक्स रिजीम लगाना है या फाइनल टैक्स रिजीम लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। ये जी डायग्राम की तस्वीर खींच लें। मोबाइल ने कहना है छठी दफा तस्वीर खींच रहे, चपेट तो वापस तस्वीर ब्लॉक हो जानी है आपकी। ये 6 कॉपियां पहले इस तस्वीर की पड़ी हुई हैं। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हो फ्रॉम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक और 50 लाख तक हो तो कहां जाएगी? और 50 लाख से ऊपर हो तो हमारी इनकम 50 लाख से कम है, इसलिए कहां जाएगी बोलें? फाइनल टैक्स रिजीम में। इसलिए इसके साथ FTR का लफ्ज लगा दें। ये सेक्शन 7B में हमने पढ़ा था अदर सोर्स के चैप्टर में जी। उसी अमाउंट पे ले आए इसको 450, बिकॉज ये अर्न्ड है, ये नेट नहीं है। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन। बिजनेस लॉस 2013 का। ओहो ये तो बहुत लेट हो गया ना, तो 6 साल गुजर गए इसके। अच्छा फेस बना रहे हैं आप लोग, बनाएं। जी बिजनेस लॉस 2013 का है। क्या करें इसको? बिजनेस लॉस 2013 का है, इसको 19 में माइनस तो नहीं कर सकते? हो सकते हैं माइनस, क्यों हो सकता है? अच्छा जी अच्छा मुझे ये बताएं कि पूछें मुझे ये बताएं, बताते हैं? मैं बताऊं या आप बताएंगे? मुझे ये बताएं कि ये जो लॉस है हमने किया था पेज नंबर 334 पर लॉस के चैप्टर में, ये लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन है या आफ्टर डेप्रिसिएशन है? ये लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन है। अच्छा ये भी कह सकता हूं दिस इज लॉस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जी बिल्कुल। तो ये दो लफ्ज साइकैप यूज करता है,
दिस लॉस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, दिस लॉस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, या दिस लॉस इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। बोलें लॉस इंक्लूड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब का मतलब है अभी माइनस नहीं हो सकी, फिर कभी कर लेंगे। दुनिया जहान की जमाइयाँ मॉडल टाउन एल ब्लॉक वालों को आती हैं, और जो मॉडल टाउन एल ब्लॉक वालों को आती हैं उसमें हमारा कॉलेज हाइट पे है। अच्छा जी, द असेस्ड बिजनेस लॉस फॉर द ईयर इज 830, इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन 705। तो मुझे ये लागे, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लागे, मैं आपको अपना लागे बता रहा हूं। मुझे ये लागे कि लॉस है 830 और इसमें शामिल है टैक्स वालों की डेप्री, तो फिर अगर इस लॉस में इनक्लूड है डेप्रिसिएशन तो ये लॉस है आफ्टर डेप्रिसिएशन। बड़ा सा करके छोटा सा लिखें ये सवाल पे ही। तो ये लॉस क्या है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। Now my blue my भालू, what is loss before depreciation, जिसमें इंक्लूड ना होता। इसका मैंने आपको तरीका बताया था, कैलकुलेटर पे लिखेंगे -830 प्लस 70 125 128 125, इट इज लॉस। अब माय डियर मुझे बता दें, तरतीब बता दें, तरतीब। सबसे पहले माइनस करेंगे 125 को, फिर माइनस करेंगे 3 लाख को, फिर माइनस करेंगे 700। जिन्होंने कल वाली क्लास ली थी हाथ खड़ा कर दें कि ये बात याद है। याद नहीं है? पहले क्या माइनस करते थे? पुराने साल का। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो ये भी तो एक चीज होती है, ठीक है? हील वाली जूती का लेकर अरेंज करो। अगर याद नहीं है तो ये भी तो एक चीज होती है। पहले क्या करना है भाई? ये तरीका देख लो ना, ये यहां से याद कराया था आपको एक दिन। पहले क्या करना है? पुराने साल का, हमारे साल की, पुराने साल की डेप्रिसिएशन। जल्दी करें, इसकी नज़म बनाएं। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे बिफोर डेप्री, फिर करंट ईयर की डेप्री, फिर पुरानी डेप्री। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर पुरानी। आप बताएं माय डियर, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? पुराने साल का, फिर पुराने साल की नहीं, फिर हमारे साल के डेप्रिसिएशन, फिर ये कैलकुलेशन तो फारिग होगी ना। ये कैलकुलेशन तो मैंने इसलिए की थी कि वो फिगर नहीं मुझे मिल रही थी 125 की। ये तो मैंने कढ़ने के लिए की थी। तो जब मैंने कढ़ ली तो वो काढ़े को ले जाए उधर। इस तो कढ़ी हुई फिगर कितनी है? पहले 125 को लेके जाते हैं, दिलों को थाम लें। 125 को लेके जाते हैं, देखते हैं इतनी जगह है या नहीं। अब आपने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई। मैं कर दूं यहीं पे लेस टैक्स डेप्रिसिएशन? नहीं, ये माइनस यहां नहीं करनी। ये माइनस कब करनी है? आज के बाद न्यूमेरिकल्स में जो आदत पड़ी हुई थी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्सेशन माइनस करने की, वो आदत तो दीवानगी और मस्तानगी वाली है। पहले क्या माइनस करना है? पुराने साल का लॉस। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते ही टैक्सेशन माइनस कर दिया करेंगे या होले होले? 5305। लो कसूर 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 मियां वाली बाजू जी मुन्ने नो भी ले आओ। Brought forward loss. Sorry if it hurts someone. I am the one who is hurting. Brought forward loss 2013। कौन सा वाला? नहीं, आज 10 मिलियन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो 5.3 मिलियन है। ये 5305 ही है, नहीं 5.3 मिलियन है।
10 मिलियन से ज्यादा तो नहीं है आज, अमीरों वाला न्यूमेरिकल तो नहीं है, बस सारा सारा माइनस करें 5180। अगर अभी भी कुछ गुंजाइश है तो हमारे साल के डिडक्शन को बुला लें। मुझे होल्ड पे लगाया हुआ था तुम लोगों ने, ऐसी की तैसी तुम्हारी, लेके जाओ मुझे, चलो आ जाओ। लेस करंट ईयर टैक्स डिप्रिसिएशन एंड टैक्स अमोर्टाइजेशन वगैरह सारी चीजें इधर आनी है। 4880। अच्छा, आप अभी भी जगह है, मुझे भी बुला लो, मैं बहुत अरसे की अनएब्जॉर्ब हूं, तुम भी अनएब्जॉर्ब, तुम अनएब्जॉर्ब हो, मुझे एब्जॉर्ब करो, आओ इधर तुम्हें एब्जॉर्ब करें। ऐसी की तैसी तुम्हारी सारी एब्जॉर्ब हो गई। लेस, असल में पुरानी डेप्रिसिएशन को कहते हैं अनएब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं हो सकी थी, एब्जॉर्ब कर लें, कर लिया। और भाई साजी बस बस गाड़ी चलाओ, चलो जान दो। टोटल करा दे। मजा आया। असल में कल वाला कमर वाला न्यूमेरिकल हमने किया था, कमर वाला न्यूमेरिकल किया था, उसके बाद ये वाला हो गया। तो अब ये बात हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन से ये हरकतें कर रहे हैं हम। कौन सी हरकतें? ये यहां से जो शुरू की हैं ये नीचे तक, ये सारी हरकतें 2 दिन हो गए हैं करते हुए, और 1 दिन छोड़ के उससे पहले दिन भी की थी। टोटल इनकम 4625। जी अब लेस कर दें फाइनल टैक्स रिजीम वाली को। समीउल्लाह को बुलाओ। जी बोलें, आ जाके वही 41 इज ओवर टैक्सेबल इनकम। जाएं जी चैप्टर 4 में टैक्स निकालें। नहीं पाया जा रहा, काला मार्कर पता चलाएं। 4.1 मिलियन चैप्टर 4 6 टेबल 1 लगाना है सर। अब भी अगर आप ये बताएंगे ना तो हमने चले जाना है। जाएं। वन 1040 आइडेंटिफाई करें। साथ वाला बंदा अरसा ही हुआ चैप्टर 4 नहीं खोला, महीना 1.5 हो गया आपके सामने, चैप्टर 4 नहीं खोला इसने, है? इशारा करें उसकी तरफ। अब तो डेट ही निकालना भूल गए हैं। अच्छा, वो फाइनल टैक्स का टैक्स भी तो लगाना है ना, टैक्स ऑन FTR। ये रेट मैं जरा देख रहा हूं, इधर आए कैमरा लेके भाई। ये सेक्शन 7B है अदर सोर्स के चैप्टर में, आखिरी सफ़े पे यहां देखें, रेट है 15% इंटरेस्ट इनकम का। तो लगाएं इस पे 15। कितने लोग कह रहे हैं 1-2 और न्यूमेरिकल कराए ना, तो मुझे लगता है पेपर में मेरा भी न्यूमेरिकल हो जाना है। 1108। क्या किसी ने पहले किसी ने पहले काटा हुआ टैक्स? जरा देखें कितना बढ़वाया हुआ है। बैंक ने तो कम काटा था, 40 शायद 10% लग रहा है मुझे। अच्छा, इसको मैंने रिसीव्ड क्यों नहीं अज्यूम किया था, ये पूरी अर्न क्यों अज्यूम किया था? क्योंकि लिखा हुआ है अर्न, वरना आमतौर पे लिखा होता है प्रॉफिट ऑन डेट 450 ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट द अमाउंट इज नेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑफ 45,000। इस तरह की लाइन नहीं लिखी हुई ना,
इसलिए ये पूरा ही था। अच्छा अभी बोलें, कटना कितना चाहिए था? 68। कटना कितना चाहिए था? 60। लेकिन बैंक ने सिर्फ कितना काटा है? कोई नहीं, बस जितना काटा है उसको तो आप नहीं और काट सकते ना जाके पेपर में, बस जितना काटा है उसको शो कर दें। काटा कितने? 45। पेबल टू शहबाज शरीफ, पेबल टू शहबाज भाई, शहबाज भाई। ओके नॉर्मल असेसमेंट, बेस्ट सेगमेंट असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट। अच्छा जी, अब एक वर्किंग करनी है जो जरूरी है मिस्टर ए के न्यूमेरिकल के लिए, मिस्टर ए के न्यूमेरिकल के लिए। उस वर्किंग का नाम है डिविजिबल इनकम। अब ये वर्किंग 2, इसको बेहतर है रिक्वायरमेंट बी के साथ कर दीजिएगा। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। एओपी की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए इतना काफी है। कंपेयर द टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल बाय एबीसी एंड अमाउंट इफ एनी टू बी कैरिड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं बचा, सारे लॉसेस माइनस हो गए हैं। तो ये समझ लें आप, पार्ट ए सवाल का खत्म हो गया है। पार्ट ए में एओपी था और वर्किंग 1 थी। अब क्या शुरू करने लगे हैं हम? पार्ट बी। पार्ट बी के लिए एक वर्किंग। अब पार्ट ए उधर चला गया, अब मैंने जगह छोड़ दी, पार्ट बी सारा मैं इधर करूंगा। पार्ट बी के लिए एक वर्किंग करनी है। कितने पार्टनर हैं? ओहो सॉरी माय डियर, एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों ने बताई नहीं, सारे बोंगे बैठे हुए हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के बाद फॉरेन सोर्स इनकम। मिस्टर ए का डेटा तो बाद में है, कोई नहीं, ऊपर जगह फिट करा लेंगे कहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। भाई 31 दिसंबर 2018 2019 ही होता है, इसका स्पेशल टैक्स ईयर है, इसका स्पेशल टैक्स ईयर है। ये ना नोट दिया जाइएगा कि 18 का तुमने डेटा दिया, 19 का न्यूमेरिकल मांगा है, मैं नहीं करा। इधर भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 के बाद कौन सा 30 जून आता है? तो इसको स्पेशल टैक्स ईयर 19 कहते हैं। फॉर 2018 दुबई ब्रांच। अच्छा मुझे ये बताएं, वर्किंग 2 मैं कराने लगा हूं आपको, वर्किंग, अब वो वर्किंग 3 में कर लेंगे जो हम करने लगे थे। वर्किंग 2 कराने लगा हूं। मुझे ये बताएं कि फॉरेन सोर्स इनकम्स, वैसे पूछ रहा हूं, फॉरेन सोर्स इनकम्स कितने किस्म की हो सकती हैं? बोले मैक्सिमम फॉरेन सोर्स इनकम कितने किस्म की हो सकती हैं? 6। इस पे किसी को कोई इतराज? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड तेहरान ब्रांच मेड अ लॉस ऑफ 18 लाख। दीज फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऊपर वाले प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं। कहता है अब बता दें इन 6 में से कितनी इनकम्स कमा रहे हैं ये? एक्सीलेंट, 1। ये वाली इनकम भी बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है और ये वाली इनकम भी बिजनेस। इसका मतलब है मैं वर्किंग 2 की हेडिंग दूं इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन फॉरेन सोर्स। जी, एक जगह आया प्रॉफिट, दूसरी जगह आया लॉसा, बच गया 300। ये मेरी बन गई वर्किंग नंबर। सर आपने तो कहा था करंट ईयर के अंदर फॉरेन लॉसेस आपस में किचमिच नहीं हो सकते। जी मैंने कहा था फॉरेन लॉसेस करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ नहीं हो सकते, आपस में किचमिच नहीं हो सकते, लेकिन वो मैंने कहा था कि इसकी किच्ची आए तो इसके साथ मिच नहीं हो सकती। ये तो इसी के अंदर गेन और लॉस आ रहे हैं। मिसाल के तौर में एक कैपिटल गेन चीज बेचता 4 का गेन आता, दूसरी बेचता 3 का लॉस आता, इसको तो नेट कर सकते हैं। तो क्या ये 2 हेड्स हैं या एक ही हेड है? 1 हेड ओनली। अल्लाह का शुक्र है। तो इसको तो आपस में खेलें, कोई मसला नहीं। कुछ समझ आई है बात? नहीं समझ आई? थोड़ी थोड़ी समझ आई है बात?
क्या बात की है मैंने, बताएं क्या बात की है मैंने। चाहे आप दुबई में बिजनेस करो, चाहे आप कर बिजनेस रहे हो ना, इसलिए आप 6 हेड में से कौन से हेड की इनकम कमा रहे हो? सिर्फ बिजनेस। वैसे मैंने आपको वो जो चीज बताई थी ना, वो कुछ और थी। वो देखें क्या थी, वो ये थी कि इधर 4 का गेन आ रहा है, इधर 3 का। तो मैंने कहा था इसको छू कर दें, सॉल्यूशन, इसको छू कर दें, ऊपर फेंक दें, और इसको छी कर दें, नीचे फेंक दें, और 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लें। वो बात पे मैं कायम हूं, लेकिन आज के सवाल में छू छी क्यों नहीं कर सकते? आज के सवाल में छू छी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज के सवाल में क्या है? दुबई में क्या है? प्रॉफिट। और तेहरान में। तो पहले सिंप्लीफाई तो करें ना डेटे को, डेटे को सिंप्लीफाई करें फिर सॉल्व करें। तो ये डेटे को मैंने क्या किया है, आप बता दें क्या ओवरऑल हमारा लॉस आया या गेन आया? कितने लोगों को ये बात क्लियर होगी? जरा हाथ का कर दें। बिजनेस के अंदर ही रहते हुए हम खेल रहे हैं ना, हम तो छठे हेड से 6 हेड में से एक ही हेड के अंदर इनकम कमाई है। तो वर्किंग 2 करें जी, माजरत जो मैंने नहीं कराई थी। एओपी के न्यूमेरिकल में कीजिएगा, रिक्वायरमेंट ए में, रिक्वायरमेंट बी में नहीं जाके जी। फॉरेन इनकम्स का मेरा क्या आ गया? लॉस आ गया। आप इसको फेस पे कैसे लेके जाने? फेस पे भी तो लेके जाना था ना यार। इसको फेस पे ना डैश डाल के लिखाएंगे, क्योंकि फॉरेन और पाकिस्तान आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। ऐसा कोई तस्वुर नहीं है कि फॉरेन लॉस और पाकिस्तान से सेट ऑफ हो, ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सी बोंगी होगी। तो इसको फेस पे कैसे शो करेंगे? देखें इधर मेरे पास जगह इधर है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, वर्किंग 2, यहां डैश डाल दो। बस इस तरह शो करेंगे इसको फेस पे। सही है? नीचे मैं लिख देता हूं, मुझे पता। और हर फॉरेन लॉस अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए क्या करें इसको? कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस बोलें, इसको अगले 6 साल तक क्या कर लें? इसमें कोई मसला नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड करें। डन। तो लिखें फॉरेन का लॉस पाकिस्तान से माइनस नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। पाकिस्तान और फॉरेन तो आपस में नहीं हो सकते ना सेट। फॉरेन का लॉस पाकिस्तान से माइनस नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। चलें जी, अब रिक्वायरमेंट बी में व्हाइट बोर्ड पे करने लगा हूं, बिकॉज शायद आज पूरी ना हो सके, कल पूरी कर लेंगे। अच्छा भाई, आज आपने ना, आज के होमवर्क में हम डालेंगे लॉसेस के पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। वो आप लोगों ने दोबारा करके आना है। मैंने एक बार क्लास में करवाया था, फॉरेन लॉसेस का था, वो याद है? तो वो आप लोगों ने रिवाइज करके आने, क्योंकि उसकी बेस पे मैंने क्वेश्चन 11 करवाना है। ठीक है? और अल्लाह का शुक्र है, वो मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, डाल दिया जाएगा होमवर्क में, लॉसेस के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी माय डियर, अब रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी करनी है? बी। किसका न्यूमेरिकल? मिस्टर ए का। इसके लिए वर्किंग नंबर 3, कौन सी इनकम? पार्टनर्स के नाम बताएं। ए बी, फिर टोटल भी तो डाले ना। अच्छा जी, उसको फिर ऐड कर देते वो तो। ए का क्या है? 290 का कमीशन, बी का 310 का परफॉर्मेंस बोनस, और सी का 455। ये आप तीनों को देंगे, याद है? और एक छोटी सी चीज याद है, कौन सी फिगर यहां से उठाते हैं जिसको बांटना है? 4175। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठाएं सबसे पहले किसको? 41। ये सबको याद है कहां से उठाया मैंने? ए को क्या मिला? कमीशन कितना?
बी को परफॉर्मेंस बोनस कितना, और सी को हाउस लोन के बदले कुछ कितना, 455। याद आ रहा है ये वाली वर्किंग? इसके टोटल्स कराएं। 290, 310 और 455। आपको याद है बैलेंसिंग प्रॉफिट शेयर आता था? किसी को याद है कैलकुलेटर पे कैसे आता था? 4175 माइनस 290 माइनस 310 माइनस 455। 31 कैसे आया? कोई याद है? 3120 बैलेंसिंग। अच्छा यार, आज हल्का फुल्का काम है। 4 लोगों को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की सजा देनी है और मेक करने के बाद इशू करना है। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की डेफिनेशन याद करनी है और 6 साल के अंदर बेस्ट जजमेंट हो सकती है। और जाते जाते 2 लाइनें पढ़ाई थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की। ये कितनी देर में याद हो जाएगा सारा आज वाला? आधे घंटे में कोशिश कीजिएगा याद कर लें। फिर ये न्यूमेरिकल जरा रिवाइज कीजिएगा जो एक आज मैंने अभी कराया। और अगर कमर वाला रहता है तो वो भी कर लें, कल वाला, वो तो आपने कर लिया होगा। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दें। 5-3। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। 3120, 5 जमा 3 जमा 2 कितने, और इसमें ए का कितना है? 15। बस बीसी की टेंशन ना ले। 18 नहीं 60, ज्यादा लोग 60 वाले हैं। 50 इनके टोटल करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग एक न्यूमेरिकल आप खुद कराएंगे? ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम वाला, ठीक है, खुद करके आएंगे। मैं भी कराऊंगा, आप भी कराएंगे, फिर देखते हैं जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मंकी। वो भी सिकंदर। जमाना बदल गया। या बहुत अच्छे लोग हो आप, माशाल्लाह। चलें, जज्बा, जनून, हिम्मत, जोश, अनथक मेहनत, लगे रहना, मोबाइल को छोड़ना, सोशल मीडिया ऐप से एक एक करके व्हाट्सएप के अलावा डिलीट करना। भाई तस्वीर खींच ले, मैं ये उतार रहा हूं लैपटॉप। मैं लगा रहा हूं। खींचे ना, जल्दी आगे हैं। क्या